रामपुर नाम का गांव था। वहां जगत नारायण नाम का एक सेठ रहता था जो बहुत ही लालची था। वह किसानों को बहला फुसलाकर ठेके पर खेत में काम करवाता था और बाद में उनके सामने शर्त रखकर उनका हक मार लेता था। देखो गंगू, ये गरीब किसान भी बड़े अजीब होते हैं। जानवरों की तरह दिन रात मेहनत करते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मुझ जैसा मालिक बस बैठे बैठे हुक्म चलाता है और सारी फसल मेरे गोदामों में भर जाती है। सच कहते हो सेठ जी, पूरा गांव आपकी मुट्ठी में है। इनकी मेहनत का फायदा उठाना आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। पूरे गांव पर आपका ही राज है। आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। राजा तो हूं ही मैं। बेवकूफों को ऐसी ऐसी शर्तों पर अपनी जमीन उधार देता हूं कि मेहनत ये करते हैं और फसल मैं हड़प लेता हूं। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। उसी समय गोपाल नाम का एक गरीब किसान सेठ के पास आता है। वो बहुत दुखी और परेशान दिखाई देता है। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देते हो। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं भी आपकी जमीन पर खेती करना चाहता हूँ। मुझे भी 1 साल के लिए आपकी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मेरा नाम गोपाल है और मैं पास के गांव नरसिंहपुर में रहता हूँ। ठीक है गोपाल, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर तो दे दूंगा, पर उसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। पहले वो सुन लो। ठीक है सेठ जी, बताइए क्या शर्त है। शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल होगी, उस फसल का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। सेठ से जमीन की कागजी कार्रवाई करने के बाद गोपाल वहां से चला जाता है। अगले दिन गोपाल खेती करने के लिए उस खेत में पहुंच जाता है। उसके चेहरे पर उम्मीद और जिम्मेदारी दोनों साफ झलकते हैं। चलो, सेठ जी से जमीन तो मिल गई है, अब इसमें खेती करता हूँ। उम्मीद है कि इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे हिस्से में कुछ तो बच पाएगा। गोपाल किसान दिन रात कड़ी मेहनत करता था। वो खेत जोतता है, बीज बोता है और हर दिन फसल की देखभाल करता है। कुछ महीनों बाद फसल उगकर तैयार हो जाती है। चलो भाई, इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुई है। अगर आधी जमींदार भी ले जाएगा तो भी मेरे हिस्से में कुछ तो आ ही जाएगा। गोपाल की मेहनत रंग लाई थी। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या सेठ वाकई अपनी शर्त पर कायम रहेगा? अरे सेठ जी, सुनते हो क्या? आज गोपाल अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो गोपाल की फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है कि गोपाल आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। अरे गोपाल, फसल तैयार हो गई है क्या? इस बार तो तुम्हारी फसल काफी अच्छी लग रही है। हाँ सेठ जी, इस बार मैंने धान की फसल लगाई है। काफी मेहनत करने के बाद इतनी अच्छी फसल हुई है। अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। अरे यार, तेरी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है। ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो होगी ही। सेठ जी, खेत भले ही उपजाऊ हो, लेकिन अगर वहां मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? मैंने बहुत मेहनत की है। इस पर ज्यादा मत बोल गोपाल। मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार वही है जिसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक अब जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल निकाल, ताकि मैं चलूं यहां से। मुझे और भी काफी काम है। यह कहकर सेठ जगत नारायण गोपाल से अच्छी अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल गोपाल के पास छोड़ देता है। हे ऊपर वाले, इतनी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। आखिर कब तक दूसरों के इशारों पर नाचता रहूंगा? भगवान, कब मेरी अपनी जमीन होगी? गोपाल इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद उसका बेटा राघव, जो शहर पढ़ने के लिए गया था, वापस गांव लौट आता है। गांव आने पर जब राघव ने गांव का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का ये हाल क्यों है? सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं।
आखिर बात क्या है? बेटा, इस गांव में किसानों की यही किस्मत है। सेठ जगत नारायण जैसे लोग हमारी मेहनत का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और फल सेठ जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है ना अधिकार, बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। किसानों की यह स्थिति सुनकर राघव बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। अब ये अन्याय और नहीं चलेगा। आज से मैं खुद खेती करूंगा और उस लालची सेठ जगत नारायण को उसी की शर्तों में उसकी चालाकी का जवाब दूंगा। राघव का संकल्प गांव की मिट्टी में एक नई उम्मीद की तरह उगता है। अगले ही दिन राघव सेठ जगत नारायण के घर पहुंच जाता है। कहो राघव, क्या बात है? सेठ जी, पिताजी की जगह इस बार मैं खेती करूंगा। मुझे ठेके पे कुछ जमीन चाहिए। क्या बात है, अब तुम खेती करोगे? जाओ भी, अभी तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है। बच्चे, पढ़े लिखे लड़के खेती के नाम पर गधे साबित होते हैं। नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन हूं तो किसान का बेटा ही ना। खेती किसानी मेरा धर्म है। चल ठीक है, मान लेता हूं। वैसे भी आजकल काम का क्या रह गया है, सब पढ़ लिख कर ऐसे ही बेरोजगार ही तो घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अरे धन्यवाद बाद में दे देना, पहले मेरे नियम और शर्तें तो सुन लो। क्या शर्त है सेठ जी, बताइए। ये तो बच्चा है, इस बार इसे कुछ ऐसी शर्त बताता हूं जिससे इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसका पिता गोपाल हर साल धान की फसल लगाता है, तो ये बेवकूफ भी धान ही लगाएगा। अच्छा राघव, सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा मैं रखूंगा और आधा तुम रखोगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा। अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। सेठ मुस्कुराता है। उसे लगता है उसने फिर एक किसान को बेवकूफ बना लिया, लेकिन राघव के मन में कुछ और ही योजना चल रही थी। अगले दिन से राघव खेतों पर काम करना शुरू कर देता है। इस बार उसने धान के बदले आलू की फसल लगाई। कुछ महीने बाद फसल तैयार हो जाती है और आलू की वो फसल बहुत ही अच्छी हुई। फसल की खबर मिलते ही सेठ जगत नारायण गंगू के साथ राघव के पास पहुंच जाता है। अरे राघव, शर्त याद है ना तुम्हें? आधा मेरा और आधा तुम्हारा। हाँ हाँ सेठ जी, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा। और आपने कहा था कि नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा आपका, तो आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। अरे सेठ जी, इसने तो बड़ी चालाकी से आपको फंसाया है। ये धान की फसल नहीं है, ये तो आलू की फसल है। अरे ये क्या, इस बार तुमने आलू लगाया है? हाँ सेठ जी, पिताजी इतने सालों से धान की फसल लगाते आ रहे थे, तो मैंने सोचा इस बार आलू की फसल लगा लेता हूँ। अरे मैं क्या करूंगा इस घास फूस को लेकर, जबकि सारे आलू तुम ले रहे हो। आप ही की शर्त है सेठ जी, आप ही ने बताया था, और अब आप शर्त मानने को तैयार नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह राघव ने चालाकी दिखाते हुए लालची सेठ को मुंह तोड़ जवाब दिया। वो सभी आलू लेकर घर आ गया और घास फूस उस सेठ के हिस्से छोड़ आया। कुछ दिन के बाद राघव दोबारा सेठ जगत नारायण के घर आता है। कैसे हो सेठ जी? कहो लड़के, इस बार क्या चाहिए तुम्हें? आपकी जमीन ठेके पर चाहिए सेठ जी। ठीक है, तो मेरी इस बार की शर्त भी सुन ले लड़के। इस बार तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार फसल के नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तेरा होगा। बोलो, मेरी ये शर्त मंजूर है तुझे? बिल्कुल मंजूर है सेठ जी, जैसा आप कहें। चलो अच्छा है। मुझे भी जाना होगा, मुझे फसल उगाने की तैयारी भी करनी है। लालची सेठ की बातें मानकर राघव घर चला जाता है, लेकिन इस बार भी राघव के मन में एक नई योजना थी जो सेठ की चालाकी को मात देने वाली थी। राघव फिर से फसल उगाने की तैयारी में लग जाता है। इस बार वो गेहूं की फसल लगाता है। कुछ दिनों बाद फसल खूब लहराने लगती है। अरे वाह, इस बार तो गेहूं की फसल खूब लहरा रही है। मजा आ गया। आने दो आप इस लालची सेठ को, फिर मजा चखाऊंगा उसको। कुछ दिन बाद सेठ जगत नारायण राघव के खेत पर पहुंचता है। जैसे ही सेठ गेहूं के खेत पर पहुंचता है, उसका दिमाग चकराना शुरू हो जाता है।
अरे ये क्या, इसने तो इस बार गेहूं की फसल लगा दी है। ये लड़का जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा होशियार निकला। नमस्ते सेठ जी, कैसे हैं आप? देखिए सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं की खेती की है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका। इस तरह राघव ने अपनी होशियारी से सेठ जगत नारायण को दोबारा बेवकूफ बना दिया। अरे मालिक, उस छोटे से बच्चे का दिमाग तो देखिए, आप जैसे इतने बड़े चालबाज को फिर से बेवकूफ बना दिया। तुम सही कह रहे हो गंगू, मैं उसको बच्चा ही समझ रहा था और उस बच्चे ने तो मुझे बेवकूफ ही बना दिया। आने दो इस बार फिर उसको बताता हूँ कि सेठ जगत नारायण किसे कहते हैं। राघव ने गेहूं की कटाई की और सारी फसल अपने घर ले आया। उस फसल का कुछ हिस्सा उसने गांव की जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। राघव और उसके पिता गोपाल दोनों ही बहुत खुश थे। उनके चेहरे पर मेहनत की जीत और इंसानियत की चमक साफ नजर आ रही थी। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आया। तभी राघव मन में सोचता है, चलो आज उस सेठ के साथ दोबारा मुलाकात करता हूँ। इस साल भी ठेके पर जमीन लेकर फसल उगाता हूँ। देखता हूँ इस बार शर्त में वो सेठ कौन सा खुराफाती दिमाग लगाता है। ये सोचकर राघव उस सेठ के पास दोबारा पहुंच जाता है। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने दोबारा आ गए। अब क्या खेल खेलना चाहते हो मेरे साथ? देखो बच्चे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मैं भी सेठ जगत नारायण हूँ, मुझे होशियारी नहीं आती। सेठ जी, मैं तो एक किसान का बेटा हूँ। होशियार तो आप लोग हो जो गांव के गरीब किसान के मजबूरी का फायदा उठाते हैं। अपनी जबान पर काबू रख लड़के, ये क्या बक रहा है? जिस काम के लिए आया है वो बात कर। यहाँ ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। सेठ जी, चलिए काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए, इस बार आपकी क्या शर्त है? शर्त तो है। तू खुद को बड़ा होशियार समझता है ना बच्चे। चल, इस बार फसल के नीचे का और ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, मेरी ये शर्त मंजूर है तुझे? बिल्कुल मंजूर है सेठ जी, जैसा आप कहें। चलो मैं जाता हूँ, मुझे अब फसल उगाने की तैयारी भी करनी है। लालची सेठ की बातें मानकर राघव घर चला जाता है। लेकिन इस बार भी राघव के मन में एक नई रणनीति थी जो सेठ की चालाकी को फिर से मात देने वाली थी। इस बार खेती में कौन सी फसल लगाई है बेटा? पिताजी, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है। फसल काफी अच्छी हुई है। इस बार भी आमदनी अच्छी होगी। बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो। कुछ दिनों बाद सेठ और गंगू खेत की ओर आते हैं, बातचीत करते हुए। अरे सेठ जी, इस बार राघव का दिमाग चकरा जाएगा। इस बार आपने बहुत ही बढ़िया शर्त लिखी है, ऊपर का भी आपका और नीचे का भी आपका। बिल्कुल सही कहा गंगू। इस बार मैंने अपने दिमाग का 200% यूज किया है। ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, ब्रह्मास्त्र। अब देखता हूँ कि इस बार वो राघव का बच्चा कैसे बचता है। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो खेत पर पहुंचते हैं, अरे सेठ जी, ये राघव तो आपका भी बाप निकला। देखो जरा, इस बार कौन सी फसल लगाई है? अरे ये क्या, ये तो गन्ने की फसल है। अब बताओ, ऊपर का हिस्सा भी सेठ का, नीचे का हिस्सा भी सेठ का और बीच का हिस्सा राघव का। मतलब सेठ के हिस्से में इस बार भी झाड़ फूस ही आनी है। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया। मान गए इस किसान के बच्चे के दिमाग को। अरे आइए आइए सेठ जी, कैसे हो आप? और आप दोनों में क्या बात चल रही है, जरा मुझे भी बताओ। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया। मैं भला आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगा सेठ जी, आप तो दुनिया को बेवकूफ बनाते हो। देखो सेठ जी, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल का ऊपर और नीचे का हिस्सा आप ले जाओगे और बीच का हिस्सा मैं लेकर जाऊंगा। अरे वो किसान के बच्चे, सेठ जी को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। बेईमानी और धोखाधड़ी में वो सबके बाप हैं, बाप। ये खेत भी हमारा है और फसल भी हमारी है। अरे ओ गंगू, बस कर, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शायद ये हमारी ही करनी का फल है। मैंने भोले भाले इन किसानों को बहुत ठगा है। आज पहली बार हमसे किसी ने पंगा लिया है और इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी हैं।
मैं समझ चुका हूँ। अब मैं किसी किसान को परेशान नहीं करूंगा। सबकी मेहनत का बराबर पैसा दूंगा और जितने भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है मैं वो सब वापस कर दूंगा। सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान दिन रात मेहनत करता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। न कभी अच्छे कपड़े पहन पाता है, न ही अच्छा खाना खा पाता है। दिन रात दूसरों का पेट भरने के लिए वो अपना पेट जलाकर मेहनत करता है। ऐसे में इनको तरसाना ठीक नहीं है। इनका हक तो इनको मिलना ही चाहिए। इस तरह राघव ने अपनी मेहनत और चतुराई से उस लालची सेठ को सही रास्ते पर ले आया और सेठ ने सभी किसानों की जमीन और पैसा उनको वापस कर दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।